Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 9th of September 2021, Thursday. Inspiration of the day is success is dependent on efforts. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. FPIs raise a storm over T plus 1 cycle. कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि सेबी ने जितने भी मार्केट एक्सचेंज हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है एज़ पर द न्यू सर्कुलर कि अगर स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट एक्सचेंजेस चाहें तो वो अपनी जो सेटलमेंट साइकिल है उसको T+1 या T+2 रख सकते हैं। और कल ही के न्यूज़ एनालिसिस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस T+1 साइकिल, द ऑप्शन ऑफ getting T+1 cycle may be difficult for foreign investors because of the difference in time zone। और उसी को लेकर के जैसे ही सेबी का डिसीजन आया, जितने भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दे स्टार्ट raising their concern on the decision of SEBI to allow a shorter settlement cycle, and immediately all the foreign investor or maximum foreign investors have written to the market regulator and warned of a reversal of gain by unforeseen consequences of moving into a new system of settlement। इवन कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने तो यहाँ तक की भी प्लान किया है कि दे विल गो टू द ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर सच एज MSCI एंड FTSE with their concern about India's new move towards T+1 settlement cycle। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि जो सेबी का जो ये नया सर्कुलर आया है जिसमें सेबी ने मार्केट एक्सचेंजेस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है दैट दे कैन शिफ्ट ईदर फ्रॉम T+2 टू T+1 सेटलमेंट साइकिल बाय जस्ट गिविंग द 1 मंथ नोटिस। तो ये जो डिसीजन है इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो डोमेस्टिक मार्केट है यानी इंडियन मार्केट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। क्यों लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी? बिकॉज दे व्यू इंडिया एज अ प्री फंडिंग मार्केट वेयर मनी नीड्स टू बी प्लेस बिफोर शेयर्स आर रिसीव बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टाइम जोन। इंडिया के केस में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के केस में T+1 जो साइकिल है दैट सीम्स ओके। इससे जो फंड है वो ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल रहेगा, लिक्विडिटी इंश्योर रहेगी। बट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशों से इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए टाइम जोन अलग है। तो उनको उनका ये कहना है कि हमें एक्चुअली पैसा पहले देना पड़ेगा और जो शेयर्स हमारे रिसीव होंगे वो रिसीव बाद में होंगे। तो दे विल ट्रीट इंडिया एज अ प्री फंडिंग मार्केट की पहले पैसा दो, शेयर्स जो होंगे वो बाद में रिसीव होंगे। एंड देयर हैव बीन अ सिग्निफिकेंट एंड बेनिफिशियल डेवलपमेंट इन इंडियन मार्केट सिंस द मार्केट मूव टू 10+2 which have greatly increased their attractiveness to the foreign investors। So foreign investors ने simply SEBI को warn किया है कि the SEBI or the Indian market may face unprecedented consequences of shifting from T+2 to T+1 settlement cycle, and that is why Association of Global Custodian has written to SEBI's chairman Mr. Adit Tyagi on Tuesday, and they said that we do not want those gains to be possibly reversed। जब इंडिया T+2 सेटलमेंट पर इंडिया ने मूव किया था तो उस समय इंडिया को बहुत सारे गेन होते हैं। द इंडियन मार्केट विल बिकम मोर अट्रैक्टिव, हैज़ बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग सेटलमेंट साइकिल। आप T+1 यानी शॉर्ट सेटलमेंट साइकिल में मूव करने के लिए सेबी ने अलाउ कर दिया है, एंड दैट में लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन सेटलमेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टाइम जोन। क्या डिफ़िकल्टी आएगी? फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें पैसा पहले देना पड़ेगा और जो उनके एक्चुअल शेयर जो उनको रिसीव होंगे वो बाद में होंगे, क्योंकि सेटलमेंट साइकिल जो है वो केवल T+1 डे है। मतलब विद इन द सेम डे investors or the participants need to settle the actual transaction of the scripts। तो फिलहाल के लिए एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल कस्टोडियन जो कि 12 फॉरेन बैंक्स का एक ग्रुप है, 6 of which cater to India, so they wrote to SEBI that this is going to have the unprecedented consequences of India। और इंडिया ने जितने बेनिफिट अचीव किए थे फ्रॉम मूविंग
टू अ लॉन्गर सेटलमेंट साइकिल, वो सारे बेनिफिट्स इंडियन मार्केट से चले जाएंगे. सो नाउ or foreign portfolio investors are warning the SEBI to reverse this decision, because they are saying this is challenging for us because of the difference in time zone. This may alter the proper information flow. Coordination will become more difficult with the forex market. Increase in cost of trading, rise in instance of settlement failure because of this shorter settlement cycle. अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, क्या केवल इंडिया ही T+1 सेटलमेंट साइकिल में मूव कर रहा है या अदर कंट्रीज भी T+1 सेटलमेंट साइकिल पर है? तो अगर चाइना की बात करें, चाइना इज़ द ओनली मेजर मार्केट टू ऑपरेट ऑन T+0 और T+1 सेटलमेंट साइकिल, whereas US follow T+2 settlement cycle. Taiwan, which had switched to T+1 settlement cycle, has moved back T+2 in the हिस्ट्री ऑल्सो. तो तीनों ही तरह के केसेस हैं. चाइना एक ऐसी बड़ी मार्केट है जो T+1 और T+0 पे अभी भी ऑपरेट कर रही है. यूएसए जैसी जो मार्केट है वो T+2 साइकिल पर ऑपरेट कर रही है, जबकि ताइवान जैसी कंट्रीज जिन्होंने पहले कोशिश करी कि वो शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल पर मूव करें, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ चैलेंजेस ताइवान को भी T+2 साइकिल पर मूव करना पड़ा. अदर मेजर मार्केट जस्ट लाइक सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑल दीज इकोनॉमीज आर एक्चुअली फॉलोइंग द T+2 सेटलमेंट साइकिल. क्यों? क्योंकि टाइम जोन में डिफरेंस के कारण T+2 सेटलमेंट साइकिल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा ईजी होती है, ज़्यादा आसान होती है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. रेज आउटपुट और फेस एक्शन गवर्नमेंट टू कैप्टिव coal miners. So in a warning to private companies that have the captive coal mines, the Union Ministry of Coal has warned them either the mine should be used to ramp up the production, otherwise ऐसी कंपनीज जिन्होंने कैप्टिव माइंस होल्ड कर रखी हैं दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कंपनीज में फेस द रेगुलेशन इन कोल सप्लाई फ्रॉम स्टेट ओन कोल इंडिया लिमिटेड CIL. क्यों ऐसा डिसीजन लिया? इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माई चैनल यू मस्ट बी नोइंग दैट देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई नाउ दीज डेज. और उसी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए जो कैप्टिव माइंस हैं प्राइवेट कंपनीज के पास, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा व्हाट आर दिस कैप्टिव माइंस, और कैप्टिव माइंस क्यों कंपनीज रखती हैं. यहाँ पर जो भी प्राइवेट कंपनीज है जिनके पास कैप्टिव माइंस है उनको वार्न किया है कोल मिनिस्ट्री ने कि आप प्रोडक्शन इमीडिएटली प्रोडक्शन रैम्प अप करिए या फिर यू विल फेस द consequences or the regulation in coal supply from the state owned coal India limited, that is CIL. So ministry which reviewed coal production at captive को कभी कभी सेल्फ यूज कोल माइंस भी कहा जाता है, अवॉर्डेड टू प्राइवेट कंपनीज फाउंड आउटपुट बिलो द टारगेट. रिसेंटली जब कोल की सप्लाई की शॉर्टेज हुई तो यूनियन मिनिस्ट्री ने चेक किया तो ये डेटा देख करके पता चला कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके पास कैप्टिव माइंस है उनमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आउटपुट है, दैट इज बिलो टारगेट. दे आर कीपिंग द माइंस but they are not producing. Of 43 operational coal mines awarded to private companies in the power, steel and metal sector, not even a single or one is meeting its target of annual production. तो 43 माइंस जो थी वो कैप्टिव माइन के फॉर्म में डिफरेंट कंपनीज को दी गई हैं स्टील की, मेटल सेक्टर में और पावर सेक्टर में. बट अगर उनका डेटा देखा जाए आउटपुट का, प्रोडक्शन का, तो सिंगल माइन भी ऐसी नहीं है जो कि अपना एनुअल टारगेट अचीव कर रही हो कोल प्रोडक्शन को लेकर के. और उसी को लेकर के जो यूनियन कोल मिनिस्टर दैट इज़ वेरी फ्यूरियस और उसने वार्न किया है कि अगर आप लोगों ने प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं किया देन यू मे फेस द रेगुलेशन फ्रॉम द स्टेट साइड. एंड इफ you remember these mines were awarded for the past 5 years to these private companies for production purpose. So Supreme Court in 2014 cancelled all the captive coal blocks allocation made over the 2 decades जो coal scam के फॉर्म में सामने आया था.
उसके करीब उस डिसीजन के करीब एक साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 34 कोल ब्लॉक्स फर्स्ट एवर ऑक्शन किया था और उस ऑक्शन के तहत कंपनीज को 3 ट्रांचेस में एलोकेट किए गए थे 34 माइंस को, 34 कोल माइंस को। एंड दीज ब्लॉक वेंट टू द प्राइवेट कंपनीज। कौन कौन से प्राइवेट कंपनीज थे जिनको मिले थे ब्लॉक्स? हिंडाल्को, बैल्को, जिंदल, JSW, अदानी, GMR, SR, इन सारी कंपनीज को ये 34 कोल ब्लॉक दिए गए थे। जब पहला जो एलोकेशन था 2014 में वो कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और दैट इमर्ज एज अ कोल स्कैम एंड दिस वाज कैप्टिव और ओन यूज इन द पावर, आयरन एंड स्टील सेक्टर। और ये माइंस इसलिए दी गई थी पावर, स्टील और आयरन सेक्टर की कंपनीज को। उनसे कहा गया था कि आप इन माइंस को खुद की कोल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे। इट मीन्स यू विल प्रोड्यूस द कोल फॉर योर own purpose or for fulfilling your own requirement of your company for coal। और इसके बाद फिर और 9 ब्लॉक्स भी एलोकेट किए गए थे इन सारी प्राइवेट कंपनीज को इनटू पावर, आयरन और स्टील सेक्टर। तो अब इन्हीं को लेकर के फ़िलहाल के लिए यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है। तो दी कैप्टिव माइंस टू प्राइवेट कंपनीज आर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। 43 नंबर्स हैं। पीक डेटेड कैपेसिटी कितनी है? 145 MT है। और जो प्रोडक्शन है वो कितना है? प्रोडक्शन अगर फाइनेंशियल ईयर 21 का प्रोडक्शन हम देखें तो इट वाज 37.5 MT और फाइनेंशियल ईयर 22 का जो टारगेट रखा गया था वो कितना था? 82.5 MT। तो कैपेसिटी 145, प्रोडक्शन 37 MT और इस बार का टारगेट जो है वो 82.5 MT का रखा गया है। और अभी तक अगस्त तक का अगर देखा जाए कितना प्रोडक्शन किया है इन कैप्टिव माइंस के थ्रू कंपनीज ने, तो केवल 18.3 MT का ही प्रोडक्शन हुआ है। और इसी डेटा को देखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ने स्ट्रिक्टली वार्न किया है सभी प्राइवेट कंपनीज को, दोज हु आर हेल्डिंग द कैप्टिव माइंस। एंड दिस इज द स्टॉक सिचुएशन, कोल स्टॉक सिचुएशन एट थर्मल पावर यूनिट की कितना अभी कोल का स्टॉक बचा हुआ है थर्मल पावर यूनिट्स के पास। और ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज द मिनिमम कोल स्टॉक दैट इंडिया हैव इन दिस फाइनेंशियल ईयर। और इसी सिचुएशन को देखते हुए अब कैप्टिव माइंस होल्डर्स को इनिशियली वार्न किया गया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। पैनल पुट RPs अंडर स्कैनर। From the lack of experience, sectoral expertise, to the absence of single independent regulator, the universe of resolution professionals have come under the scanners. RP stand for resolution professional. These professional helps the companies or the investors to ease out the resolution process under IBC. तो स्टैंडिंग कमेटी पैनल ने रिसेंटली जो अपने रिकमेंडेशन दिए हैं उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उन पर अब विजिलेंस increase होगा। While some of these issues have been raised by standing committee in its recent report, government sources insist that there are already enough check and balance in place for resolution professional। जो कमेटी है, जो पैनल है, उसने कहा है कि जितने भी resolution professional जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, they lack the experience, they do not have the sectoral expertise to absent of a single independent regulator। तो ये कई सारे इश्यूज जो हैं वो RPs के लिए रेस किए हैं पैनल ने, कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने, कि इनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, देयर इज़ अ लैक ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो इन RPs को रेगुलेट करे। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू रेगुलेट और टू actually control or see these RPs। Standing committee has recommended for high vigilance on them। जबकि एक्सपर्ट का इस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पीयर रिव्यू, ऑडिट and a single regulator might help bring the uniformity of the approach to the profession। थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर इन पर्टिकुलर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, इनको ऑडिटिंग और सिंगल रेगुलेटर के उसमें लाया जाए तो देयर मे बी यूनिफॉर्मिटी। बट
Currently, multiple insolvency professional agencies, along with the Insolvency Bankruptcy Board of India, oversee the functioning of these insolvency professionals. तो एक्सपर्ट का कहना है there are already check and balance mechanism in place. Rather than bringing new check and balance or the regulation or any regulator, it is desirable that we should maintain the already existing system. The standing committee in its report criticized this approach and said that this practice would lead to a conflict of interest between the regulatory and competitive role of IAPs. हालांकि स्टैंडिंग कमेटी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर के, इस पर्टिकुलर इशू पर है. स्टैंडिंग कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ आरपीस. और ये इंस्टीट्यूट ऑफ आरपीस का जो सजेशन है ये आज नहीं, ये कई टाइम पहले भी उठा था कि जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट है जो उनके बिहेवियर को, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करता है, उनकी मोरालिटी को ऑब्जर्व करता है. देयर शुड बी वन इंस्टीट्यूट और वन रेगुलेटर फॉर आरपीज ऑल्सो. और उसी को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी ने फिर से रिकमेंडेशन दी है कि देयर शुड बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ आरपीज that should be established as a professional self-regulator so that there are appropriate standards and fair self-regulation by these RPs. जबकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ले भी आएंगे, सिंगल रेगुलेटर ले भी आएंगे, तो हो सकता है यूनिफॉर्मिटी आ जाए, बट जो इम्पोर्टेंट इशू है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो रिजॉल्व नहीं होने वाला ये रेगुलेटर, सिंगल रेगुलेटर ला करके. So as that body too will develop the profession just like the IPS, the stock exchange for instance regulate their brokers and themselves. और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मैकेनिज्म है उसको एड्रेस करने के लिए आईबीसी में सफिशिएंट प्रोविजंस हैं. वाई नॉट टू यूज दैट प्रोविजंस टू रेगुलेट द बिहेवियर और सेल्फ रेगुलेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आरपीज इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग न्यू रेगुलेटरी बॉडी. जो आईबीसी में जो प्रोविजन दिए हैं क्यों ना उन प्रोविजंस को यूज़ किया जाए इन ऑर्डर टू रेगुलेट द behavior of RPs. He also said that Insolvency and Bankruptcy Code seeks to create the competitive industry for IPAs. तो और ऐसा नहीं कि पहली बार ये डिमांड उठी है इंस्टीट्यूट ऑफ आरपी बनाने का, ये डिमांड बहुत पहले से उठ रही थी. अगर हम थोड़ा सा डेटा देखें, 203 इंस्पेक्शन हैज़ बीन कंडक्टेड, इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शन अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, 25 cancellation, suspension and debarment, 35 को मॉनेटरी 31 को मॉनेटरी पेनल्टी या मॉनेटरी फाइन इम्पोज किया गया है, 67 अदर डिसिप्लिनरी एक्शन. तो अभी 203 इंस्पेक्शन अभी तक स्टार्ट किया, इनिशिएट किए जा चुके हैं इन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट, जिसमें 25 कैंसिल हुए हैं, 31 में अप्रॉक्सीमेटली उनको फाइन इम्पोज किया गया और 67 के केसेस में उनको अलग अलग तरह की पेनल्टीज़ और डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए हैं. और स्टैंडिंग कमेटी ने क्या इशू हाईलाइट किए? फर्स्ट, fresh grade being appointed for RPs and second absence of single regulator. तो स्टैंडिंग कमेटी जो वो पूरे इस पर्टिकुलर फेवर में है कि एक सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए RPs को मैनेज करने के लिए. तो देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी है ऐसे रिकमेंडेशंस को कितना गवर्नमेंट मानती है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप. नोट टू ₹10K करोड़ PLI फॉर टेक्सटाइल. सो फाइनली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो इस समय एक्सपोर्ट में हमने कल डिस्कस भी किया था कि बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी शो कर रहा है, अच्छी रिकवरी रजिस्टर कर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर पैंडेमिक की सिचुएशन में. सो फाइनली यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव कर दिया है PLI स्कीम. किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए. और कितना बजट एलोकेशन किया गया है? 10,683 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है इन ऑर्डर टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन मेड फाइबर्स, गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल. An incentive worth ₹10,000 crore will be provided over 5 years for the manufacturing of these products. और गवर्नमेंट का सीधा अप्रोच है कि दिस अप्रोच विल एक्सपेंड द MMFs एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स वैल्यू चेन. और इंडिया को अपनी जो डोमिनेंट स्टेटस या डोमिनेंट पोजीशन थी वर्ल्ड में, ग्लोबल ट्रेड में इन टेक्सटाइल, उसको गेन करने में हेल्प मिलेगी. सो 10,000 करोड़ की PLI स्कीम इज़ ओके फॉर टेक्सटाइल सेक्टर. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. $2.5 billion बाई ऑफ 56 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट
planes cleared. So finally Union Cabinet Committee on Security, that is CCS, जो कि परचेज रिलेटेड डिसीजन लेती है, वेडनेसडे को 56 C295 MW मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस डिफेंस एंड स्पेन से खरीदने के लिए इस डील को ओके कर दिया है। इस डील की कितनी वर्थ है? $2.523 बिलियन की वर्थ है। तो स्पेन से हम 56 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन में, एंड द एक्विजिशन विल बी डन अंडर द कैटेगरी ऑफ बाई एंड मेक कैटेगरी ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। बाई एंड मेक कैटेगरी के अंदर ये प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अदर कैटेगरीज भी होंगी। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी अवेलेबल इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, DPP जिसको हम बोलते हैं एज DPP 2020, और कितनी तरह की जो कैटेगरीज हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, एक्विजिशन के लिए। जो अभी 56 एयरक्राफ्ट हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो बाई एंड मेक कैटेगरी में कर रहे हैं। व्हाट आर द अदर कैटेगरीज फॉर प्रोक्योरमेंट अवेलेबल अंडर न्यू पॉलिसी, दैट इज DPP 2020। तो अब चूंकि बाई एंड मेक कैटेगरी के तहत खरीद रहे हैं, तो 56 में से जो 16 एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर होंगे इन फ्लाई अवे कंडीशन फ्रॉम स्पेन विद इन 48 मंथ्स ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो 16 एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी कंडीशन में आएंगे, वाइल रिमेनिंग 40 विल बी बिल्ड इन इंडिया। तभी इसको बोल रहे हैं मेक बाई एंड मेक कैटेगरी, कि ये 16 आप हमें बनाकर दीजिए, बाकी जो 40 हैं वो आप हमारे यहाँ बनाकर आइए। कौन बनाएगा? बाई एनी इंडियन कंपनी, and there are chances that it may be Tata Group within 10 years for the contract signature। तो 16 बन के आएंगे, 40 इंडिया में बनेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडियन कंपनी, जिससे कि हमें उनका नो हाउ पता हो, हमें उनकी टेक्नोलॉजी हमें उनकी पता चले। और इंडिया में फिलहाल के लिए टाटा कंपनी जो है वो इन बाकी 40 एयरक्राफ्ट्स को बनाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Hit by GST, someone industry call for help. So while GST officer under pressure to exceed the ₹1 trillion collection mark per month, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इस समय GST ऑफिशियल पर कि जो अपना GST का कलेक्शन है वो 1 ट्रिलियन से बढ़ाएं, 1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करें। और इसी के लिए कई सारे समन भी अब GST जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसी कंपनीज़ को, ऐसे टैक्स पेयर्स को समन कर रही हैं जिनका कई टाइम से GST कलेक्शन ड्यू है। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे आर फेसिंग द हीट ऑफ समन। नाउ इंडस्ट्री हैज़ फेस्ड द बैरेज ऑफ रिकवरी नोटिस एंड समन इशू ओवर द लास्ट 1 month across the sectors, and industry bodies have now claiming दे आर बीइंग हैरेस्ड। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो GST ऑफिशियल्स हैं वो अपना टारगेट 1 ट्रिलियन का टारगेट पूरा करने के लिए वो जो GST ऑफिशियल्स हैं दे आर एक्चुअली हैरेसिंग द इंडस्ट्री, हैरेसिंग द बिजनेसमैन फॉर रिकवरी। और किस तरह के हैरेसमेंट? इंडस्ट्री का ये कहना है कि उनके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, threat of arrest, steep penalties impacting their working capital and their operation into this pandemic time। तो कई सारे कंपनी एग्जीक्यूटिव ने गवर्नमेंट से शिकायत करी है दैट दे आर बीइंग हैरेस्ड। और GST प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि उन पर प्रेशर है कि वो जो कलेक्शन है GST का वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा दिखाएं, और उसी कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए GST प्रोफेशनल्स आर एक्चुअली रिलाइंग ऑन रिकवरी एंड समन नोटिस। एंड इफ़ यू रिमेंबर रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वांटम ऑफ कलेक्शन ऑफ GST, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जुलाई के मंथ से अगस्त के मंथ में GST कलेक्शन फॉल हुआ है, बट स्टिल इट इज़ अबव देन 1 ट्रिलियन मार्क। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जुलाई के मंथ में क्यों कलेक्शन ज़्यादा हुआ था और अगस्त के मंथ में फॉल GST कलेक्शन में देखने को क्यों मिला। सो उसी के बाद से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कीन है कि जो GST कलेक्शन हो वो 1 ट्रिलियन का हो, क्योंकि स्टेट्स को भी कॉम्पनसेट करना है बाय दिस कलेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूको बैंक आउट ऑफ PCA आफ्टर 4 years। सो फाइनली यूको बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की कैटेगरी से बाहर आ गया है। 4 साल के बाद यूको बैंक को
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, बैक ऑन इम्प्रूवमेंट इन इट्स फाइनेंशियल एंड क्रेडिट प्रोफाइल। तो फाइनेंशियल एंड क्रेडिट प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट के बाद अब जो यूको बैंक है वो पीसीए की कैटेगरी से बाहर आ गया है, एंड दिस डिसीजन गिव्स द बैंक मोर फ्रीडम वाइल लेंडिंग। व्हाई एवरी बैंक वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस पीसीए कैटेगरी? पीसीए कैटेगरी में कोई बैंक है तो उसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। बैंक जो है वो आरबीआई के थ्रू वॉच कंडीशन में है, करेक्टिव एक्शन की कंडीशन में है। इसीलिए कहीं ना कहीं बैंक के जो लेंडिंग ऑपरेशंस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्पेशली टू द कॉरपोरेशन। बट अब चूंकि बैंक यूको बैंक बाहर आ चुका है पीसीए की कैटेगरी से, ओनिंग टू इट्स इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल एंड क्रेडिट प्रोफाइल, नाउ यूको बैंक हैज़ मोर फ्रीडम वाइल लेंडिंग स्पेशली टू द कॉरपोरेशन, एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प देम टू ग्रो देयर नेटवर्क सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म। और अगर वो लेंडिंग करने के लिए फ्री हैं, ज़्यादा लेंडिंग करने के लिए फ्री, तो डेफिनेटली देयर इनकम, देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विल ऑटोमेटिकली बी इम्प्रूव्ड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप, ऑटो डेबिट फेलियर ईज इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो फिर से अगस्त के मंथ में जो ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शंस थे उनका फेलियर का जो रेट था वो कम हुआ है, और पिछले लास्ट 2 महीनों से कम हो रहा है। अगर आपको याद हो, कोविड की वजह से सब इंडिविजुअल्स की इनकम जो थी वो अफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से जो ऑटो डेबिट जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट था, जो कि लोन की जो इंस्टॉलमेंट बदी होती है वो पे होती हैं, ऑटो डिडक्ट होती हैं। अब जब अकाउंट में पैसा ही नहीं है इंडिविजुअल्स के बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज, तो जितने भी जो ऑटो डेबिट, कई सारे ऑटो डेबिट के जो ट्रांजेक्शन्स थे वो फेल हो रहे थे बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट अमाउंट इनटू द सेव अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। और वो पैंडमिक की सिचुएशन में कंटिन्यूसली ऑटो डेबिट फेलियर के रेट्स बढ़ रहे थे, बट लास्ट 2 मंथ से जो ऑटो डेबिट फेलियर है वो ईज आउट हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 32.98% ऑफ ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड डिक्लाइन, 26.82 in terms of value. So auto debit payment bounces decrease further in the month of August, but only just indicating a gradual return to the normalcy after the second wave of the pandemic. तो last 2 months से जुलाई में भी डिक्रीज हुआ था और हमने जून में भी डिक्रीज देखने को मिला था ऑटो डेबिट फेलियर के केसेस में। अब देख लेते हैं I think that's all for today, students. If you have any query and suggestion, you can write it on comment section below. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Please like, share and subscribe. Thank you.